नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पेपर सीटेट का है जो लास्ट ईयर का पेपर है। ये जो पेपर हुआ था सीटेट दिसंबर 2019 में, उसे हम आज यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे और पूरे पेपर का धीरे धीरे करके पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सेक्शन इसका है, पहला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको जो अपना माइंड सेटअप रखना है वो बच्चे की तरफ रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, आप उसी को ध्यान में इमेज बना लीजिए। छोटा बच्चा है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इधर से उधर की बात दिमाग में जरा सी भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए और अपना माइंड सेटअप, अपने अपने विचार उस पर नहीं रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा ओपन विचार रखने हैं बिल्कुल। अब देखिए जैसे और एक चीज़, पेपर सीटेट का सॉल्व करने के लिए हिंदी के साथ साथ अगर आप इंग्लिश पढ़ना भी समझ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स जो हैं बहुत टफ होते हैं, जिनका अर्थ निकालना कठिन हो जाता है। लेकिन वो हो सकता है आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स हों वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएं और वहाँ से क्लियर हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो देखिए इसमें धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझना है कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं और कौन सी चीज़ें हम हटा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड में कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी, तो जन्म से पूर्व की अवधि के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ही नहीं। किशोरावस्था तक तो बहुत कुछ सीख चुका होता है, जब इंटरमीडिएट में 10th में होता है तो वो किशोरावस्था के आसपास होता है, तो वहाँ तक तो सब कुछ सीख ही चुका है, सीधा सा मतलब। और हम जानते हैं कि जो शैशव अवस्था होती है वो जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। 2 वर्ष तक की हम बात करते हैं यहाँ पर। और जब ये तो और प्रारंभिक जो बाल्यावस्था हमारी होती है उसकी बात हम 2 से 5 वर्ष तक के लिए नॉर्मली हम करते हैं। 2 से 5 वर्ष के बीच में होती, यही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फिर मध्य बाल्यावस्था आएगी या बाकी चीज़ें आएंगी, तो वो सब चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। जैसे पूर्व बाल्यावस्था हो गई, उत्तर बाल्यावस्था हो गई, तो इन पार्टीशन किए गए। टोटल जो हमारी होती है वो बाल्यावस्था जो हमारी होती है वो खंडों में, यानी हम खंडों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 12 तक जाती है, 12 के बाद सीधे वो टीनेजर शुरू हो जाते हैं। तो यानी यहाँ टुकड़ों में 2 से 5, फिर 5 से अगला, फिर उसके बाद 12 तक, तो 3 पार्ट्स में से हम डिवाइड करके रखते हैं। तो यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट है, यानी प्रारंभिक, मध्य अवस्था में भी नहीं। तो यानी सीधा सा अगर हमें लॉजिक ही हम यहाँ पर लगा दें तो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें वो टेबल याद है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं अगर हमें याद हैं, तो उसी आधार पर ये सवाल हम टिक कर देंगे। इसके अंदर की चीज़ें हमें पता हो या ना पता हो। यहाँ तो जो पहला ऑप्शन था वहाँ वीर अभिमन्यु जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, जन्म से पूर्व की अवधियों की वहाँ सारी चीज़ें वो सीख ले पहले ही, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। यानी इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा फाइनली, वो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ये चीज़ हमारी हो जाएगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में देखिए, यह सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपके समक्ष, उसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि जो कोलबर्ग थे उनके पास कौन कौन सी चीज़ें थीं, यानी उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत आपको दिए थे। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। तो जैसे इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे
आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी और उनके कौन कौन से सिद्धांत थे। देखिए यहाँ जो हमारे पास कोलबर्ग का था, उस कोलबर्ग में क्या है, कोलबर्ग के सिद्धांतों को हम जानते हैं। उन्होंने इसे कई भागों में विभाजित किया है। तो कई भागों में जब इन्होंने 6 क्रमिक स्तर बताए हैं, आज्ञा पालन, आत्मस्वार्थ, सुनिश्चितीकरण, कानून व्यवस्था का भय, मानवाधिकार, लोक मानवीय, नैतिकता का संदर्भ, तो इसके अंदर तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब जो उन्होंने तार्किकता की योग्यताओं को विकास कर पाते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने बताई उससे हमें मतलब है। यानी पूर्व नैतिक स्तर, लौकिक स्तर, पार्श्व लौकिक स्तर, ठीक, ये हो गई हमारी 3। फिर उसके बाद हमारी आती है कि सामाजिक संविदा अविन्यास, फिर है सार्वभौमिकता, जो है नीतिशा शास्त्रीय सिद्धांत। इस तरीके के इन्होंने सिद्धांत दिए। तो ये जो सिद्धांत हैं, अब आप इसमें समझ सकते हैं कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो हमारा है, ये ऑप्शन आता। और इसकी अगर हम बात करें सारी चीज़ें, तो जो हमारा पियाजे का सिद्धांत आप देख सकते हैं, ये तो हमारा पियाजे का सिद्धांत है। और जो कोलबर्ग ने बात की, वो नैतिक व्यवहार के मूल्य के 6 क्रमिक स्तरों के विकास की बात की थी। ये आपको तो पता ही है। तो ये जब सामाजिक स्तर की बात या और नैतिकता की बात हो रही, तो सिर्फ यही एक ऐसा बिंदु जो आपको मिलता है, वो हमारा ऑप्शन होता है। बाकी ऑप्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाता है। कोलबर्ग का आप सिद्धांत पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें आपको मिलेगा कि इन्होंने नैतिक चिंतन, जो सामाजिक, जो नैतिक व्यवहार का मूल्य है और 6 क्रमिक स्तरों के विकास होता है, इसके संबंध में इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, और वो भी 6 क्रमिक स्तरों पर बताया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही आसान है। इसमें कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, इसका उदाहरण क्या है? तो वो जेंडर पक्षपात है, और बाकी तो उसमें कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वो अगर लड़का और लड़कियों में भेद कर रहा है, तो यहाँ पर वो सीधा सा वही टर्म आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन था ये। अब चौथे ऑप्शन पे चलते हैं, चौथे प्रश्न पे। चौथे पे है, देखिए यहाँ पर, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ये कौन सी रूढ़िवादिता को अगर हम कम करें, कि उनमें जो अभी इनइक्वलिटी की हम बात कर रहे थे, उसकी अगर हम बात करें, तो वही सेम चीज़ जो पहला ऑप्शन था, यानी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, सेम उसी पर है आधारित, कि अगर हम जेंडर पक्षपात को ख़त्म कर दें तो वो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। विशिष्ट भूमिका का महत्व तो हमको बताना ही नहीं है जेंडर के। पृथक खेल और समूह, इनको पृथक करना ही नहीं, तो उसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन पहला ही, यानी तीसरा सवाल और चौथा सवाल एक दूसरे से रिलेटेड ही था। अब यहाँ आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय, एक तो सामाजिक दूसरा सांस्कृतिक पर बात की है? अब आप समझ लीजिए, सामाजिक भी होना चाहिए और सांस्कृतिक होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो वाइगोत्स्की थे, उन्होंने क्या किया? कोलबर्ग ने तो हमने बताया कि इन्होंने नैतिक मूल्य पर किया, ठीक। इन्होंने मूर्त अमूर्त की बातें की थी ज्ञान पियाजे ने। तो ये दो तो ऑप्शन हट गए ना यहाँ पर। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो लेओ वाइगोत्स्की थे। इन्होंने क्या किया था? इनका जो सिद्धांत था वो संस्कृत सिद्धांत पर आधारित था। ये जो थे, इन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करके मानसिक विकास के अध्ययन की तरफ ध्यान दिया था। आपको ये ध्यान में आना चाहिए। तो बस यही चीज़ यहाँ पर पकड़ लेनी है, बाकी इसकी बात ही नहीं करनी है यहाँ पर। तो यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सेकंड। यानी उसके आसपास के जो ऑप्शंस हैं, अब आपको समझिए, यहाँ अगर अभी बना देते कि नैतिक मूल्यों पर, तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो, ये यानी कोलबर्ग सही हो जाता। और अगर हम अभी कह देते कि मूर्त अमूर्त और इस तरीके की बातें करते, तो जेन पियाजे सही हो जाते हैं। वैसे लॉन्स ये हमारी नैतिकता वाले पे सही हो जाते हैं, जो इसके पहले वाला हमने सवाल किया था। तो यानी सवाल जो होते हैं ना, वो ऑप्शन से भी बहुत सारे क्लियर किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें रटी हुई हों हमारी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
हम यहाँ अगला सवाल में हमारे पास सवाल नंबर 6 है। जिंगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो आप समझ लीजिए, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों पर आधारित है और उसी पर वो जोर देंगे। तो जब जोर देंगे तो सवाल जो हमारा 6 है उसमें क्या आएगा, और वो सबसे प्लस पॉइंट आपके पास है, जो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर आपके पास आता है, उस सबसे प्लस पॉइंट में आपको पकड़ना। देखिए, वो स्वयं से कहती है, यहाँ दूसरे व्यक्ति की बात ही नहीं करनी है, उसको अपने आप से बात कर रहा है। वो जो नजमा है वो अपने आप से कर रही, बस यहीं से सवाल को पकड़ लेना है और इसे सॉल्व कर लेना है। तो जैसे ही आपने स्वयं को पकड़ा तो स्वयं जैसे मिलेगा तो वो व्यक्तिगत के रूप में हमें मिल जाएगा, यानी वो व्यक्तिगत वार्ता हो रही है यहाँ पर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7 की तरफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब समझिए, बच्चे को संकेत के माध्यम से देना, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं उसे मार्गदर्शन देना है, मार्गदर्शक की भूमिका में उसे हमें रहना है। तो क्या है, सहयोग प्रदान करना, यानी हमें उसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की चीज़ों को जो है बता देनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि जो चौथा ऑप्शन हमारा है वो इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि हम पांडियन ढांचा बनाकर उससे दे दें, बाकी चीज़ें वो आसानी से करता रहेगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं को विशेषित करता है? अब आप समझ लीजिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक में क्या है, आपका जो मूर्त वाले में आता है उसमें क्या है, जो ये अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। आप ध्यान रखिए, ये 7 से जो है 11 वर्ष की हम बात करते हैं। 7 से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हम बात कर रहे हैं, हम बाकी नहीं कर रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, उसकी क्रमिक और संवेदी पेशीय अवस्था क्या है। ये पार्ट हैं क्रमिक विकास अवस्थाओं के, जो उन्होंने पार्ट्स दिए थे 4 पार्ट, उनमें से एक है संवेदी पेशीय अवस्था, एक हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई, और चौथी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गई। तो उनमें से बात कर रहे हैं, ये उनमें से कह रहे हैं कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका कौन सा होगा। तो यहाँ हम जानते हैं ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में हम क्या करते हैं, विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक, इस तरीके की चीज़ों का उसमें विकास होता है। चीज़ें देखता है कि वो अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है, वो किसी पूर्व और उसके अंश से संबंध तर्क कर सकता है। तो इस तरीके की वो चीज़ें वहाँ करने लगता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कक्षा समावेशन के रूप में हम जीन प्याजे के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो संरक्षण और कक्षा समावेशन के रूप में होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 में देखिए, यहाँ क्या है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे की संरचना है? तो यहाँ पर भी जीन प्याजे से संबंधित है। सवाल नंबर हमारा 9 है। सवाल नंबर 9, तो ये हमारा जो आएगा उसमें हम जानते हैं ये सीधा सा संज्ञानात्मक का स्कीमा के रूप में हम करते हैं। तो आप सभी को याद ही होगा, तो इसके बारे में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन करना है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक उद्देश्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करें? नहीं, श्रेणी करने की क्या, हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, एक साथ हमको रखना है। समावेशी शिक्षा और बाकी सबको समानता के साथ लेके जाना है, एक साथ ले जाना है। तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना है, ये एक पॉइंट सोचने लायक हो सकता है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम
सोच सकते हैं। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, तो कभी तो कोई चूक सकता है ना, वहाँ पर हो सकता है वो उस टाइम ना बेहतर ना कर पाया हो, लेकिन बाकी चीज़ें उसमें हो, तो वहाँ पर भी हम ऐसा नहीं कर सकते। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी हम उस चीज़ों को इसके लिए बेहतर नहीं है। तो यहाँ अगर बच्चे के विकास की बात करें तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को ही समझना होगा, तभी हम उसकी कमियों को उपचारात्मक और निदानात्मक जो सिद्धांत हमारे हैं उनके आधार पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि के बारे में यहाँ बताना है। तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ अगला क्या आ जाएगा? तो यानी पहला पार्ट हमारा तो क्या जगह गलत हो रहा है यहाँ पर, यानी पहले पार्ट की तरफ जो हम जा रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो रहा है। तो हम इसमें दूसरा बुद्धि का मानवीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा या निर्धारित किया जा सकता है, ये हो सकता है। फिर बुद्धि एक एकात्मक कारक और एक एकाकी विशेषक है, तो इसके बारे में भी हम चीज़ों को नहीं कह सकते। तो यानी यहाँ पर हमारा जो आ रहा है, आखिरी ऑप्शन पढ़ रहे हैं, बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। तो यानी पहला नहीं था, दूसरा नहीं था, तीसरा एकात्मक की बात नहीं थी, उनको मापना और सटीक इस वजह से रिजेक्ट था। यहाँ क्या मिल रहा है? बहुआयामी और जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। तो ये ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाता है। इसके आप पढ़ेंगे तो अलग अलग, किसी ने एक वाद का दिया है, द्विवाद का दिया है, 3 का दिया है, इस तरीके से आप उनके सिद्धांतों को, स्पीयरमैन है, उन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकीकरण समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है, इस सवाल को सवाल नंबर 12 में हमें पढ़ता है। तो यानी वो समाधान के बारे में सोचती है, कुछ क्रिएटिविटी करने की सोच रही है। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पर है वो यहाँ क्या कर रही है, एकाकिक समाधानों के बारे में सोचती है, चिंतन कर रही है, मौलिक होते हैं, उन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो क्या है, यहाँ आत्मकेंद्रित नहीं हो रही हो। तो यहाँ क्या आएगा, हमारे पास जो आएगा वो होगा कि सीधे से जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा हमारे पास वैचारिक यानी सृजनात्मक विचारता के रूप में हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा सृजनात्मक विचारक के रूप में हमारे पास यहाँ होगा। अब सवाल नंबर हम चलते हैं 13 की तरफ। 13 में चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब एक शिक्षक की भूमिका के बारे में यहाँ पूछा गया है सवाल नंबर 13 में, और कहा गया है कि जो है वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में सोचना है, पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है, उसी के बारे में सोचना है। अब देखिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, नहीं, हम अलग क्यों, पढ़ाना है हमको सभी को, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं कि हम कोई बदलाव ही ना करें। बदलाव अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो ये तो कोई बात नहीं, हम उनको डिमोटिवेटेड थोड़ी करना है, हमको तो उनको पॉजिटिव करके और उनको आगे ले जाना है, उनमें हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ बढ़ना है आगे। तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए तरीकों को ढूंढना चाहिए। ये एकदम आसान सा सवाल था। अब चलते हैं अगले से। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के बारे में बता रहा है। तो यहाँ क्या आएगा कि तैयार नहीं करना चाहिए, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। सब कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये क्या हुआ, कभी कभी करना है, कभी कभी नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी हर एक स्थिति के लिए हमें तैयार होना चाहिए। यही हमें ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। अगला क्या है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन आसानी से आपको मिल जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 15 है। तो यहाँ कह रहा कि पठन वैफल्य बच्चों
कि प्राथमिक लक्षण क्या है। अब आप समझिए, ये शब्द हो सकता है आपको कठिन लग जाए, आपको समझ में ना आए कि ये है क्या, लेकिन ये पठन विकार से संबंधित है। आप समझिए, जैसे ही आप यहाँ इंग्लिश पढ़ेंगे आपकी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, आपको बाकी कुछ ध्यान ही नहीं देना होगा वहाँ पर। जैसे आपने इस शब्द को पढ़ा, डिसलेक्सिया को पढ़ा, डायलेक्सिया को पढ़ा, वैसे ही आप क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या है इसमें करना है। तो सवाल नंबर 15 में आप पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर जो 15 हमारा है वो पढ़ने से संबंधित है। तो पढ़ने से आप सारी चिंतन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पढ़ने का विकार है हमारा, तो धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता होती है उस बच्चे में, तो ये चीज़ यहाँ आ जाती है। सवाल नंबर हमारे पास क्या आएगा, 16 की तरफ चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो अब ये चीज़ को है, अब हमें समावेशी शिक्षा के बारे में देखना है। समावेशी शिक्षा में हमारे पास क्या आ रहा है, समावेशी शिक्षा में हमारे पास देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत, तो व्यवहारवादी सिद्धांत तो अभी हम चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, वो तो पहले से ही सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर हो गया आसक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक आवृत्ति, ऐसा भी कुछ नहीं करना है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के रूप में ही है, यानी यहाँ हमें लॉ के तरह अधिकार प्राप्त हो गए, तो ये चीज़ यहाँ पर हम उसको अधिकार है हमारा इन सब चीज़ों के लिए। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हम इस चीज़ों को पाएंगे, तो यहाँ हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं, यंत्रमंत्र याद करने के आधारित प्रबलन में प्रकेंद्रित अनुबंध द्वारा आयोजित अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, यानी फोकस्ड करना है ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। जब मीनिंग मेकिंग पर हम करेंगे, कंडीशनिंग या रेनफोर्समेंट या मेमोराइजेशन इसकी बात ही नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, अवबोधन की प्रक्रिया यानी फोकस्ड करना है उस चीज़ पर। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर अपने 18 की तरफ। 18 में आएगा कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब एक शिक्षिका को पहला वर्ड हमें पकड़ना है यहाँ पर कि इस सिद्धांत के बारे में, फिर दूसरा शिक्षिका को क्या करना है। तो शिक्षिका को यहाँ पर हमारे पास बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। दंडित तो करना ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इस जो हम लोग जिस शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे हैं उसमें दंडित तो करना ही नहीं है, आप भूल जाइए इस चीज़ को। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, तो ये रटंत विद्या को छोड़ देना है। तो यहाँ पर प्रतिकूल प्रमाण जो हमारे पास आएंगे, प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। जो उसकी सिद्धांत थे, जो दिक्कतें थी, उनको हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से उन चीज़ों को हल कर देंगे। तो हमारा सवाल आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाता है। अब छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, ये तो आपको सबको पता ही है, इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या है। सवाल नंबर 19 का, सवाल नंबर 19 में हमारा क्या आएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता इसमें देनी होती है। पाठ्यक्रम से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, यंत्रवत और योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन, इससे कोई लेना देना नहीं। अब सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में क्या है, संवेग एक एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, तो यहाँ पूर्णतया अलग और जाएगा। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 20 है। सवाल नंबर 20 में क्या आएगा, सवाल नंबर 20 में हमारे पास आएगा इंटरवोवेन विथ के साथ में आएगा, या आप यहाँ से अगर पढ़ना चाहें तो क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पूर्णतया अलग का मतलब नहीं स्वतंत्र या संबंधित नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 में क्या है, यहाँ जाएगा, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ हमें मिलेगा अधिगम पुनरुत्थान, पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, अधिगम अवत्तीय व्यवहारों का अनुबंधन,
अधिगम संक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञात। तो इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं जो ऑप्शन हमारा, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। जब तक एक्टिव एंगेजमेंट नहीं होगा, सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जाएगी, तब तक वो चीज़ें नहीं की जा सकती। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी स्पष्ट उदाहरण दें और गैर उदाहरण दें, उसके आसपास की चीज़ें भी दें, तो उसमें क्या विकास हो सकता है। तो इसमें देखिए, is an effective way to encourage conceptual changes। यानी उसमें हम प्रभावशाली तरीके से उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उनकी जो भ्रांतियाँ होंगी उनको हम दूर कर देंगे, यानी उत्पन्न नहीं करेंगे, उनको तो हम दूर कर देंगे। अब देखिए, यहाँ ऐसा उत्पन्न करने की बात कर रहा, तो ये तो अलग हो गया ना, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ किसी चीज़ का नहीं, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाता है। अब सवाल नंबर चलते हैं 23 की तरफ। 23 में जब जाएंगे हम, तो 23 में है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो पुरस्कार देना है एवं दंड देना है, दो चीज़ों को, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, दो चीज़ें इसमें परिवर्तन एक साथ उन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ पूछा है सवाल नंबर 23 में। तो देखिए, इसमें क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा, यहाँ तो दोनों हैं ना, यहाँ सेल्फ मोटिवेशन, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आंतरिक तो ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दोनों नहीं, बचते हैं दो ऑप्शन हमारे पास। तो यहाँ देखिए, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों को बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए एक जगह नहीं कंसंट्रेट होगा, बचता है आखिरी ऑप्शन। तो आखिरी ऑप्शन में आप जानते हैं, डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमारे 23 में क्या रहेगा कि बच्चों में अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी अगर हम एक ही चीज़ पर उसको डिपेंड करा देंगे कि हमें उसे दंड ही देते चले जाएं, दंड दें या पुरस्कार, तो उसकी आदत जो है कहीं कहीं पर चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार शब्द जो है ये घातक है, लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करना ये गलत है। कभी कभार दंड की तो बात ही नहीं करनी है, दंड की बात ही नहीं करनी है, सिर्फ पुरस्कार या चीज़ों को हम वो भी लगातार नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या है, अधिगम हमारे पास जो आएगा यहाँ आ रहा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ जो 24 में है, तो देखिए इसमें पढ़ते हैं, शारीरिक दंड, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, इसकी तो बात ही नहीं करनी हमें, यहाँ पर जो है इस सवाल की तो बात ही नहीं करनी, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। इस पहले के गलत हो जाने से आप मत पढ़िए आगे सवाल कोई, पहले के गलत हो जाने से ये सवाल गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। बचते हमारे पास सेकंड और फोर्थ, अब इसी पे दिमाग लगाना है। अब यहाँ देखिए वो कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये करेक्ट है। सतत और समग्र मूल्यांकन के बारे में अगर हम बात करें तो ये चीज़ हो सकती है। सहयोगात्मक, सहयोग भी होना चाहिए। अब चलते हैं हम तीसरा, निरंतर तुलनात्मक, हर वक्त नहीं कर सकते तुलनात्मक, तो यानी हमारे पास ऑप्शन कौन सा, चौथा गलत हो गया। चौथा गलत होने का मतलब ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सही हो गया जी। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड का भी इस तरीके के सवाल में कर सकते हैं, जिससे आपको ऑप्शंस छांटने आसान हो जाएंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपके पास, यहाँ आएगा बच्चों में कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यहाँ सहज करने की बात कर रहा है, एक व्याख्यान देकर। व्याख्यान देने का क्या मतलब, यहाँ बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। तो प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके नहीं, बार बार यांत्रिक अभ्यास, तो ये बार बार यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता यहाँ पर नहीं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर प्रदान करने, शिक्षक ध्यान रखना है किस आधार पर हमने इस सवाल को लगाया, मार्गदर्शक की भूमिका में है। जो शिक्षक है हमारा वो मार्गदर्शक है,
आप इस चीज़ को पकड़ कर रखिए। जो शिक्षक हमारा है वो मार्गदर्शक है, इसलिए ये चीज़ हमें अवसर प्रदान करना है बच्चे को। तो ये हो गया। अब चलते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये हमारा जो सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 26 है। आप देखिए इस सवाल नंबर 26 में क्या करना है। तो यहाँ हमें प्रोत्साहित करना है, उसके पहली बात तो समाधानकर्ता के रूप में रहना है। ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, तो इनके रूप में हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, अभी हमने बात की, लगातार भौतिक पुरस्कार हर एक के लिए नहीं संभव है कि हर एक चीज़ के लिए हम भौतिक पुरस्कार हम उसको देते रहें, तो ये नहीं हमें करना है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, ये चीज़ भी नहीं करनी है हमें। अब उसके बाद आता है गलत उत्तरों पर अस्वीकार करके एवं दंडित करना, फिर वही चीज़ आ गई। तो बचता है हमारे पास अलग, यानी प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करना। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे, सवालों को बखूबी आप लगाते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा डीप अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती चीज़ों में। अब देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। अब यहाँ देखिए, शारीरिक वृद्धि की बात की जा रही है, आप इसको पकड़िए। फिर क्या है, विकास तीव्र होता है। वृद्धि और विकास, दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, तो उस आधार पर सोचना है। तो यहाँ देखिए, शैशव एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, हमने अभी दोनों की बात की थी कि 2 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था थी। फिर उसके बाद बाल्यावस्था पूरी तो 12 वर्ष तक जाती है, लेकिन प्रारंभिक 2 से 5 थी। तो बच्चे भाषा अर्जन कर रहा था, पहला ही सवाल हमने पढ़ा था, तो उस चीज़ों को देखना है। तो मध्य का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें 2 चीज़ें देखनी है, एक शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था नहीं, किशोरावस्था यही हमारा ऑप्शन जो आता है सवाल नंबर 27 का पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ये हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। सवाल नंबर 28 में हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। सवाल नंबर 28, तो इसमें देखिए, जीवन पर्यंत तो हम जानते हैं, जीवन पर्यंत विकास की बात करते हैं। विकास परिवर्त है, यानी डेवलपमेंट मॉडिफाइबल है, ये भी बात हम करते हैं, दोनों चीज़ें हम जानते हैं। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, इसकी भी जानते हैं। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में को प्रभावित नहीं करते, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं होता। यानी तो यही हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जो नहीं है वही यहाँ सही है, जो नहीं है वही यहाँ सही है। आप इस नहीं शब्द को पकड़ के रखना है, ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिककरण क्या है। तो यहाँ आ जाइए, यानी द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन की बात हम करते हैं। तो लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, एक ये हो गया। एक जन्मजात विशेषताएं नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, तो ये नहीं हो गया, ये नहीं हो गया। पर्यावरणीय प्रभाव, व्यक्तिगत डिफरेंस, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया की बात यहाँ होती है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, ये चीज़ यहाँ पर होगी, यानी 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ, जो आज के सेशन का लास्ट सवाल है। अगले सेशन में हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी अगले टॉपिक के लिए साथ, जो हमारा टॉपिक अगला होगा इसी पेपर का, जो 31 to 60 क्वेश्चंस के लिए 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे, जिससे बहुत आपको टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप जल्दी जल्दी से इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी की बात यहाँ की जा रही है। सवाल नंबर हमारे पास जो 30 है, तो यहाँ पर क्या है, पहला तो हो गया पास पड़ोस, ये है परिवार एंड पास पड़ोस हो गया। फिर परिवार मीडिया का यहाँ तो कोई लेना देना नहीं है।
तो विद्यालय और मीडिया ये हमारा आता है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। 30 का सवाल नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा, विद्यालय एवं मीडिया। पहले वाले में होगा परिवार एवं पास पड़ोस, फिर परिवार और मीडिया दो एक साथ नहीं, फिर मीडिया एवं पास पड़ोस अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर लिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। इस पेपर को हम अब अगले वीडियो में 30 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, फिर 30 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे करके जो पिछले पेपर्स आए हैं जितने, वो सारे सॉल्व करेंगे हम 1 बाय 1 करके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।